नमस्कार दोस्तों, और हैप्पी होस्ट में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूरोप में जो रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है, जिसके बारे में तो आपको पता ही है, तो उसका क्या इम्पैक्ट स्वीडन पे पड़ा है। और क्योंकि मैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में रहती हूँ, तो मैं आपसे शेयर करूंगी यहाँ ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है, लोगों के बीच में कैसी फीलिंग है, माहौल कैसा है यहाँ शहर में, और गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ के रेसिडेंट्स को क्या क्या तैयारियां करने को बताया गया है। इन सब के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। जब मैं कई साल पहले स्वीडन आई थी, मुझे इस कंट्री के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था। इतना पता था कि ये क्योंकि यूरोप के काफ़ी नॉर्थ में है, ऑलमोस्ट आर्कटिक सर्कल के पास है, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है और साल के 6 महीने तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, 3-4 महीने तक स्नो होता है। और ये कंट्री काफ़ी शांति प्रिय है, पीसफुल है, कभी किसी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करती और कोई भी युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में किसी कंट्री का साइड भी नहीं लेती। तो आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 1 या 2 में भी स्वीडन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। यहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स भी हमेशा बहुत हाई रहता है, टॉप 3 या 5 पोजीशंस में ही रहता है। और एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहा है अब तक, क्योंकि कोविड सिचुएशन में भी हमारे यहाँ कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं था, बहुत पीसफुल, बहुत सिंपल सा ही था। लेकिन अब ये सिचुएशन बदल गया है। जब से 2022 में जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, उस समय स्वीडन में 2 डेवलपमेंट्स हुए। एक, स्वीडन ने नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, और दूसरा, स्वीडन ने यूक्रेन को काफी मिलिट्री एड दिया, काफी सपोर्ट किया। तो टेक्निकली स्वीडन ने फिर यूक्रेन का साइड लिया है। अब इन 2 डेवलपमेंट से ऑब्वियसली स्वीडन को थोड़ा रिस्क ऑफ वॉर तो आ गया है। अब स्वीडन को ही क्यों ये रिस्क आया है, क्योंकि वर्ल्ड में तो कितने सारे कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्वीडन और फिनलैंड, ये दोनों को ही ये रिस्क है, क्योंकि अगर आप मैप में देखें स्वीडन का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रशिया, आप देखेंगे स्वीडन और रशिया के बीच में बस एक बाल्टिक सी है, और बाल्टिक सी के अंदर भी स्वीडन के कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे गॉटलैंड करके एक आइलैंड है, वहाँ स्वीडन की मिलिट्री बेस है, रेगुलर मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह होते हैं। तो बाल्टिक सी के अंदर तक भी स्वीडन के रीजन्स हैं, और बाल्टिक सी के उस तरफ ही रशिया का टेरिटरी शुरू हो जाता है। तो उस हिसाब से स्वीडन को काफी रिस्क है, क्योंकि रशिया से अगर अटैक होता है तो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वगैरह अगर आते हैं तो स्वीडन में डायरेक्ट अटैक हो सकता है। जैसे फिनलैंड को भी है, फिनलैंड में भी, फिनलैंड और रशिया के बीच में कुछ 1300 किलोमीटर का बॉर्डर। स्वीडन के साथ बॉर्डर तो नहीं शेयर करते हैं रशिया, लेकिन एक बीच में, क्योंकि सिर्फ एक बाल्टिक सी ही है जिसके ऊपर से अटैक हो सकती है सी रूट से, तो इसलिए ये स्वीडन को ज्यादा रिस्की पोजीशन हो गया है। तो ये वॉर तो आपको पता है पिछले 2 साल से ऊपर से चल रहा है, और तभी से ये बातें शुरू हो गई थी स्वीडन में कि अगर स्वीडन पे भी अटैक होता है तो क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। और हम सिर्फ एडवाइजरीज टीवी वगैरह में देखते थे, न्यूज़पेपर्स में देखते थे, पर अब ये थोड़ा सीरियस बन चुका है, क्योंकि यूएस से भी यूक्रेन को सपोर्ट आया है कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, यूएस के दिए हुए मिसाइल्स वगैरह यूज करें। तो यूक्रेन और रशिया के बीच में क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों से, तो स्वीडन में भी वो अलर्ट लेवल थोड़ा हाई हो गया है। और अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे मेल बॉक्स में ये बुकलेट आया, ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें भेजा गया है। इसमें जो लिखा है ये स्वीडिश में लिखा है, और इसका मतलब है इफ द वॉर और क्राइसिस कम्स। तो यहाँ स्वीडन की आबादी बहुत कम है, यहाँ कुछ 1 करोड़ से थोड़े ज्यादा ही लोग हैं। तो इनका जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जितना हमें रिपोर्ट से पता चलता है कि इनके टेक्निकल स्ट्रेंथ्स जो एम्यूनिशंस वगैरह है, या इनकी मिलिट्री वॉरफेयर, मिलिट्री वेपन्स जो हैं, ये सब काफ़ी टेक्निकली बहुत एडवांस्ड है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा
नहीं है उनकी मिलिट्री। तो शायद इस वजह से या फिर इनका ये रेगुलर पॉलिसी रहा होगा कि यहाँ के जो भी रेसिडेंट्स हैं 16 से 70 साल के बीच में, यानी 16 to 70 ईयर्स के बीच में जो भी रेसिडेंट्स हैं, उनको अगर कोई वॉर या क्राइसिस सिचुएशन होता है तो ये 16 से 70 साल के बीच में जो भी लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सबको ये वॉर ड्यूटी या वॉर ऑब्लिगेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो ये जो वॉर टाइम ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज होते हैं, ये सिर्फ स्वीडन के सिटीजन्स के लिए ही नहीं, स्वीडन के जितने भी रेसिडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के सिटीजन्स हो, अगर वो स्वीडन में रहते हैं, यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, तो उन पे ये ड्यूटी लागू होती है। जिनको बैटल ग्राउंड में भेजा जाता है उनको तो खैर वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाती है, और बाकी लोगों को भी बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है अलग कामों के लिए, जैसे CPR करना, नर्सिंग करना, जो इंजर्ड होते हैं उनको उनकी मदद करना, फिर बच्चों को संभालना, आपके खाना वगैरह बनाना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब कामों की भी ट्रेनिंग देके फिर लोगों को ड्यूटी पे लगा दिया जाता है। तो ये तो थी मिलिट्री ऑब्लिगेशंस के बारे में जो सेक्शन वो मैंने आपको बताया। आगे के सेक्शंस हैं कि इमरजेंसी के लिए, ऐसे क्राइसिस के लिए रेसिडेंट्स को क्या क्या तैयारियां करके रखनी चाहिए, और किस किस तरह के सिग्नल्स से हमें क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए। जैसे ये अलग अलग तरह के सिग्नल्स के बारे में बताया है, कुछ शॉर्ट सिग्नल्स विद ब्रेक्स, कुछ लॉन्ग सिग्नल्स विद ब्रेक्स, वो सारे डिटेल्स बताया गया है, और हर एक सिग्नल के अकॉर्डिंग रेसिडेंट्स को किस तरह एक्ट करना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें घर के अंदर घुस के चारों तरफ बंद कर देना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें घर छोड़ के रेस्क्यू शेल्टर्स में जाना चाहिए, जो बॉम्ब शेल्टर्स कहते हैं, वैसे शेल्टर्स में जाना चाहिए, और भी बहुत सारे सिग्नल्स हैं जिसके हिसाब से रेसिडेंट्स को क्या क्या करना चाहिए, वो सब डिटेल्स बताया गया है। और इमरजेंसी तैयारी के बारे में जो बताया है वो, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये स्वीडिश में है, तो मैंने इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में अपना नोट्स बना लिया है। तो ऐसी वॉर सिचुएशंस में क्या होता है, सबसे पहले आपकी बिजली चली जाती है, और स्वीडन बहुत ही ठंडी कंट्री है, अभी विंटर है, बाहर स्नोफॉल भी शुरू हो चुका है, टेम्परेचर्स माइनस में जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर घर में हीटिंग बंद हो गई तो फिर सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए भी किस तरह की तैयारियां हमें लेनी चाहिए वो इसमें बताया गया है। प्लस घर में नल में तो गर्म पानी आएगा नहीं, ना ही हम खाना पका सकते हैं, क्योंकि बिजली के बिना तो ओवन चलेगा नहीं। तो उसके लिए भी क्या क्या तैयारी करके रखनी चाहिए, जैसे आपको घर में पानी, कैंडल, फिर मोटे ब्लैंकेट्स जो फ्लोर पे बिछा के रखने हैं, स्लीपिंग बैग्स, क्योंकि पावर कट में तो हीटिंग होगी नहीं, तो स्लीपिंग बैग्स के अंदर हमें सोने पड़ेंगे। फिर खाना जो बिना पकाए या थोड़ा सा ही पकाए हो सकता है, जैसे सीरियल्स हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, फिर कैंड फूड्स जो हो गए, जिसमें बस आप कैन काट के ही खा सकते हैं, या फिर हाई एनर्जी आइटम्स जो आपको थोड़ा खाने से ही काफ़ी फिलिंग हो जाता है, एनर्जी भी आती है, जैसे चॉकलेट्स है, प्रोटीन बार्स है। बच्चों के लिए खाना जो होता है वो सब, ये सारी चीज़ें स्टॉक करके रखने के लिए बताया गया है। ऐसे सिचुएशन में क्योंकि पानी का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए टॉयलेट यूजेज पे भी काफ़ी सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं, क्योंकि ये तो हमारी बेसिक नीड है। तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है वो भी बहुत डिटेल में इसमें लिखा गया है। अगर इवैक्यूएशन के सिग्नल्स आए तो उसके लिए भी हमें अपने साथ क्या क्या सामान रेडी रखने हैं, क्योंकि इवैक्यूएशन मतलब हमें घर छोड़ के वो बॉम्ब शेल्टर्स में जाके रहना है। तो उसके लिए भी हमें क्या क्या तैयारियां करनी है, उसके लिए क्या क्या सामान हमें अपने साथ में लेके जाना है, जैसे हमारे आईडी डॉक्यूमेंट्स, हमारे कुछ ज़रूरी मेडिसिन्स, पानी, अगर कुछ खाना है साथ में, ये सब साथ में लेके जाने का भी उसमें पूरा डिटेल्स दिया गया है। मेरे इतने साल हो गए स्वीडन में, कभी मैंने ओपनली वॉर का जिक्र कभी नहीं सुना था, पर अब गवर्नमेंट की सीनियर मिनिस्टर्स
ये कहने लगे हैं, ये ऑन कैमरा टीवी पे वो बताने लगे हैं कि अगर कोई कंट्री हमें अटैक करती है तो हम भी जवाब उसका देंगे, वी विल नॉट गिव अप। इस तरह का जिक्र इस बुकलेट में भी है। तो अब तक तो लग रहा था कि वो टेंशन तो रहती है क्योंकि बाल्टिक सी के बस इस तरफ और उस तरफ की बात है। पर अब जब ये बुकलेट आ चुका है और ये बुकलेट गवर्नमेंट से स्वीडन के जितने भी हाउस होल्ड्स हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आधे से ज़्यादा लोगों को ये मिल चुका है, मुझे तो ये कुछ दिनों पहले ही आया है, तो बाकी सबको भी बहुत जल्द ही मिल जाएगा। तो अब जब ये बुकलेट आ चुका है और इसमें इतने डिटेल्ड एडवाइजरी हैं, तो अब ये लग रहा है कि ये युद्ध तो हमारे घर के बिल्कुल पास आ गया है। टेंशन तो बढ़ने लगी है। हमारे इंडियन कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो इंडिया से आए थे कई साल पहले यहाँ जॉब लेकर, अपना फैमिली सेटअप कर लिया, घर खरीद लिया, उन्होंने यहाँ सिटीजनशिप भी ले ली है बहुत सारे लोगों ने। तो वो यही सोच कर आए थे कि ये इतनी अच्छी कंट्री है, पीसफुल है। तो अब वो सिचुएशन थोड़ा हमारे बीच वो डिस्कशन होती है कि सिचुएशन इतना कब बदल गया कि ऐसी टेंशन तो हमने कभी अंदाजा भी नहीं किया था कि स्वीडन में रह के इस तरह के टेंशन्स में होंगे। पर अब देखते हैं जिस तरह से गवर्नमेंट के नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं, क्या तैयारियां हमें करने को कहा जाता है, हम उसी हिसाब से करेंगे। हम सबकी यही प्रार्थना है कि ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो जाए, शांति और अमन वापस आए। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए धन्यवाद।